तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 फॉर द सी इंटर ऑडिट की क्लास का, राइट। तो हम रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास का पोर्शन, फिर हम कवर करेंगे आगे इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 00, दैट इज द ABCD ऑफ द ऑडिट। ओके, ठीक है जी, हम रिवाइज कर लेते हैं। सो हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर अबाउट द सम कॉमन यूज टर्म इन द ऑडिट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि ऑडिट क्या है, कैसे वर्क करता है यहाँ पर। तो हमने देखा था TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। TCWG, G फॉर जीनियस। तो ये जीनियस लोग होते हैं जो बनाते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान, स्ट्रेटजी वगैरह कंपनी के टॉप लेवल पर, राइट। तो अगर जो TCWG है अलग से है तो अलग से है, अलग से नहीं है तो इन दैट के जो BOD होंगे वो वर्क करेंगे एज ए TCWG। अगर वो एज ए TCWG वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसके अलग से ऑडिट कमेटी भी हो सकती है यहाँ पर। तो एनीवन होगा इसमें से। तो वो हायर करते हैं ऑडिटर को, वो हायर करते हैं ऑडिटर को। तो जो ऑडिटर है वो ऑडिट करता है, किसी करता है, वो करता है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको कौन बनाता है? इसको मैनेजमेंट बनाती है। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? जो हमारे स्टेटमेंट वगैरह उनको बनाना और जो कंपनी के जो डेली के फंक्शन है, ऑपरेशन है, उनको यहाँ पे रन करना, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। बट इन द स्मॉल कंपनीज बोथ कैन बी सेम, द TCWG और द मैनेजमेंट both can be same in the small companies. Is it clear? Yes? Okay. Now the next is the independence. तो आपने कठपुतली नहीं बनना है, आपने कठपुतली नहीं बनना है, आपने किसी के शहरों पे नहीं नाचना है। तो आपने इस रस्सियों को तोड़ देना है अगर आपने ऑडिट करनी है, ठीक है जी। सो द जजमेंट ऑफ ए पर्सन नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ ए अदर पर्सन। तो आपने औरों के इशारे पे नहीं नाचना है अगर आपने ऑडिट करनी है। इट कैन बी ऑफ द माइंड और द अपीयरेंस। पीछे से आईफोन मिल रहा है और आप यहाँ पे साइन करके दे रहे हैं सीए वाले, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी इंडिपेंडेंट। नाउ सर, ओपिनियन किस टाइप के होते हैं? यहाँ मतलब परवेसी का मतलब होता है फैली हुई। तो आपको याद आ ही गया होगा एग्जाम्पल प्रपोज वाला। लड़के ने, आपने लड़की को प्रपोज किया, या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी, या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी। हाँ होगी हमारी एक तरह की, लेकिन जो हमारी ना होगी वो 3 तरह की होगी। हाँ पक्के वाली हाँ, दैट इज अ अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन, पक्के वाली हाँ। ना पहले नंबर की कौन सी आएगी? क्वालिफाइड ओपिनियन। इसमें क्या होगा? छोटी मोटी कमियां हैं आपके अंदर, सभी में होती है, लगभग हाँ ही है, लगभग हाँ ही है। या आप ड्रिंक करते हैं, बॉयज के लिए बोल रहा हूं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये वो गलत काम करते हैं, ठीक है, तो उसने पक्के वाली ना कर दी, एडवर्स ओपिनियन। पक्के वाली ना मतलब सारी गलतियां फैली हुई है आपके अंदर, पूरी तरह परवेसिव है, इसको हम बोलते हैं परवेसिव, पूरे ही गलत है, वो बॉय के आप बात कर सकते हैं। और थर्ड वाला कौन सा होगा इसके अंदर? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आप बाहर से आए हैं, लड़की को आपके बारे में कुछ पता नहीं है, ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो वो ओपिनियन देते हैं वो हमारे एविडेंस के बेसिस पे देते हैं। बट इन द सिचुएशन व्हेन, जब ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या होगा? तो देगा यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर उसको लगता है कि पूरे फाइनेंशियल गलत होंगे तो देगा डिस्क्लेमर। अगर लेंगे छोटी मोटी कमी है तो सभी में होती है, तो हम अगेन चले जाएंगे क्वालिफाइड के अंदर। यहाँ पे समझ में आया आपको? तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये डिटेल में दोबारा कवर होने वाले हैं लेक्चर नंबर, जो आपका चैप्टर नंबर 00 है ये वाला, ये आपके खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको रटना नहीं है। जो बाकी हमारे टॉपिक आने वाले हैं आपको मिलेगी मैमी टेक्निक, हर एक टॉपिक के लिए सब कुछ क्लास में ही लर्न करने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट, अच्छे से समझ लीजिए अभी आप, ठीक है? आपके लिए न्यू है ना ये वाला, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। नाउ तो हमारा आता है FRF, तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जो हमारा ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन देता है, जो ऑडिटर है वो एक ओपिनियन देता है थ्रू ए रिटन रिपोर्ट, ठीक है जी। सो जी, जो FRF होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट इज यूज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट लाइक AS इंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इंटर में पढ़ रहे हैं, अब CA फाइनल में इंड AS पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो यूज किए जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर द FRF। Prescribe the manner to prepare and present the financial information of an entity.
तो हमारे होते हैं फाइनेंशियल होते हैं दो तरह के, एक होते हैं जनरल पर्पस जो हम आमतौर पर बनाते हैं सभी के लिए, एक होते हैं हमारे फॉर द स्पेशल पर्पस, फॉर द क्रेडिटर, फॉर द बैंक। आपने लोन लेना है, आपका किसी से क्रेडिटर से सामान बाय किया है तो उसके लिए बना के दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये होंगे हमारे एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और होंगे हमारे एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। मैंने मेरी टीम को बोला कि आप एक थंबनेल बना के दीजिए और उनको बोला कि जो मैंने आपको बताया है क्राइटेरिया दैट कैन बी FRF, वो एज इट इज वैसे ही होने चाहिए। आई रिपीट, वो एज इट इज वैसे ही होने चाहिए, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। दैट क्या होगा, वो होगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस करना है, या उनको मैंने बोला कि ये क्राइटेरिया है लेकिन आप इसे डिफर कर सकते हैं अगर वो बेटर बने, स्टूडेंट क्लिक करें, मोस्ट व्यूज आए। दैट इज द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। या हम बोलते हैं कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं लेकिन हम बोलते हैं कि हमने यहां पर एज इट इज बनाया है, नहीं बनाया। ये डिफरेंस होता है वर्डिंग के अंदर इसकी। ओके, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली कौन सा होता है, हमारा होता है जनरल पर्पस पोटेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ठीक है जी। नाउ एप्लीकेबल FRF जो आपके एंटी पे एप्लीकेबल है उसको हम बोलेंगे एप्लीकेबल FRF। इट इज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट और द TCWG in preparation and the presentation of the financial statements that's acceptable in the view of the nature of the entity and the objective of the financial statement or is required by the law regulation। that is हम नॉर्मली कौन सा फॉलो करते हैं, शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं, हमारी स्टडी के लिए हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, मिस स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, रट्टा नहीं मारना, इसका एग्जाम में नहीं पूछेंगे मिस स्टेटमेंट क्या होता है। जो हमारे AS बोलते हैं, हमको फॉलो करना होता है FRF, वो क्या होता है AS इंडियस। तो जो हमारे AS बोलते हैं, जो हमारे इंडियस बोलते हैं कि आपने ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, और जो आपने एक्चुअल ट्रीटमेंट किया है, मैनेजमेंट जो बना रही है फाइनेंशियल, उसने जो एक्चुअल ट्रीटमेंट किया है, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, जो AS बोलते हैं, जो इंडियस बोलते हैं एंड जो एक्चुअल ट्रीटमेंट किया गया है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। अब ये दो कारण से हो सकता है, दैट कैन बी ड्यू टू द एरर और द फ्रॉड। एरर क्या होता है? गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, और फ्रॉड जो जानबूझ कर किया जाता है उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। ये दोनों कारण से हो सकता है। बट क्या सारी मिसस्टेटमेंट मटेरियल होगी? क्या सारी मिसस्टेटमेंट हमारे को ध्यान रखनी है? छोटी छोटी तो बहुत सारी मिल जाएगी तो हम लगे रहेंगे उसके अंदर। तो हमको चेक करना है ओनली मटेरियल वाली को यहाँ पर। ठीक है, आपको एग्जांपल दिया लास्ट क्लास के अंदर कि अंबानी के नीचे पैसे गिर गए 5,000 रुपए, जितने को उठाने के झुकेगा तो इतने में उसका 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए 5,000 रुपए कुछ भी नहीं है अंबानी जी के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपको चेक करना है मटेरियलिटी लेवल यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। सो जो इंपैक्ट करता है इकोनॉमिक डिसीजन को ऑफ आवर यूजर्स को, ठीक है, वो होती है हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उस पर हमारा फोकस होता है, नॉट ओनली मिसस्टेटमेंट पर। किस पर होता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे होता है। समझ में आई बात आपको? ठीक है जी। नाउ जो हमारी एश्योरेंस होगी वो कैन बी रीजनेबल एश्योरेंस और द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल दैट इज द हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। जो हम लेते हैं यहां पर ऑडिट के अंदर हम लेते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, दैट इज अबाउट नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज अराउंड 90-95%। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पे होती है इनहर्ट लिमिटेशन। टाइम लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, क्या पता सारे मिले हो मैनेजमेंट के, हमको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। तो ऐसी बहुत सारी इनहर्ट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम 100% चेक नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। ओके, एश्योरेंस नहीं ले पाते हैं। दैट सेकंड कौन सी होती है? एब्सोल्यूट, जो हमारा पॉसिबल नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ तो मटेरियलिटी कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने देखा था। यहाँ पे हम सैंपलिंग करते हैं, हम 100% चेकिंग नहीं करते हैं। तो द एप्लीकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर to the less than 100% of the items within a population। इन सारे छोटे छोटे बच्चों में से हमने थोड़े से बच्चे निकाल दिए, that is the sampling। okay, so all the sampling unit, but किस वे में निकाले, that is important। so all the sampling units have a chance of selection to provide the auditor with a reasonable basis about the entire population। तो हमने इस तरह से निकाल लिया कि ये थोड़े से इन सबको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा आप पढ़ते आए हैं सी फाउंडेशन के अंदर, इट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी
का यूज करके हमने यहाँ पर इसको सैंपलिंग कर लेते हैं कि वो उन सबको ही रिप्रेजेंट कर रहे। तो हमने इनको चेक कर लिया, सबको चेक कर लिया। ओके ठीक है जी। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड की। क्यों बनाए गए थे? 3 पर्सन हैं, 3 सी हैं, एक आइटम को चेक कर रहे हैं, डिफरेंट वे में चेक कर रहे हैं। बाद में पकड़े गए, वो कहते हैं मैंने ऐसे चेक किया, मैंने वैसे चेक किया, कहते हैं मैंने वैसे चेक किया। तो गवर्नमेंट ने बोला तुमने ऐसा क्यों चेक किया? कहते हैं कि तुमने यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड बनाए नहीं। तो उसके लिए बनाया गया यहाँ पे हमारा AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने बनाए हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड जो आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे अब, और ऑडिट करते वक्त फॉलो भी करने पड़ेंगे। हाँ, उसे डिफर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड आधा मिनिमम रिक्वायरमेंट जो SQC1 है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एज MCQ। रिमेंबर, आप ध्यान रखना इसको कि ये सभी अप्लाई होता है, चाहे आप ऑडिट कर रहे हैं, चाहे आप GST फाइलिंग कर रहे हैं, इनकम टैक्स कर रहे हैं, सारी फर्म पे अप्लाई होगा ताकि क्वालिटी मेंटेन की जा सके। ट्रेनिंग देना और वर्क यहाँ पे कहे जाते हैं इसके अंदर। ऐसे हमारा ऑडिट वाला जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल डाटा की हमें ऑडिट होती है, तो साल बीत चुका है उसके ऑडिट होते हैं यहाँ पर। देन रिव्यू, बहुत सी कंपनी को क्वार्टरली रिव्यू करवाना पड़ता है यहाँ पे। देन स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। देन आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जस्ट लाइक फॉर GST हो गया, कंपाइलेशन वर्क हो गया, तो हमारी नॉन एश्योरेंस हो गई, ये हमारी एश्योरेंस होगी। दिस इज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज फॉर द नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट लाइक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो हमने क्लास में देख लिया था। अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होंगे 1 से वो आपको हम क्लास में करवाएंगे, सब कुछ क्लास में ही लर्न करवाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। MCQ क्वेश्चन सब कुछ क्लास में करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए आप। आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा ऑडिट, मुझ पर छोड़ दीजिए। चलते हैं, तो यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, किसी को मिसलीड नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमको डिफाइन करना है कि डेफिनेशन क्या है ऑडिट की, उसको हम ऊपर से लिख देंगे। ठीक है, यहां से ये वाली डेफिनेशन आंसर एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपका, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो बाकी वाला क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपको मिल जाएगी मेमो टेक्निक। ओके, आपका RTP में पूछा गया है, MTP में पूछा गया है पहले वाला। तो द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क should take care to ensure that the financial statement would not mislead anybody, किसी को मिसलीड नहीं कर रही है। तो हमको क्या चेक करना है? बेसिकली हम चेक करेंगे कि none of the accounts entry which not gives true financial statement information, ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जो ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहाँ पे। ओके, तुमको ये चेक करना है। सो नन से क्या होगा? कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो ओमिट हो गई है हमारे फाइनेंशियल के अंदर फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, और कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा आ गई है, कोई ओमिट नहीं हुई है और कोई एक्स्ट्रा नहीं आई है। ये ऐसा नहीं है कि उसमें ना हो और यहां पे आ गई हो, हवा में ऐसे डाल दी, ऐसा ना हो। ठीक है, नन ऑफ द। देन अकाउंट्स आर ड्रॉन अप विद द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको बेस बना के इसको अकाउंट्स को बनाया गया जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। ठीक है, नाउ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली supported by the sufficient and appropriate evidence, that is the voucher, जो आपके बिल वगैरह होते हैं, बिल के थ्रू उसमें एंट्री पास की गई है, उनको वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे। which not gives true financial statement, true से क्या होगा? the statement of the accounts presented true and fair pictures of the operation, जो आपके स्टेटमेंट बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, वो एक ट्रू पिक्चर दे रहे हैं आपके रिजल्ट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एंड द एसेट एंड लायबिलिटी, इट इज बैलेंस शीट। तो आपका जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक ट्रू पिक्चर दे रहे हैं। हमको चेक कर सब कुछ चेक करना है हमारे को यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है, अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज, जो हमारा होता है डिस्क्लोजर हमारा बैलेंस शीट में होता है, प्रॉपर किया गया है यहाँ पर, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया गया है यहाँ पर। PPE में जाएगा, फिर उसके आगे क्रेडिटर्स होते हैं, तो ऐसे हमको डिवाइड करना होता है, तो उसमें प्रॉपर किया गया है यहाँ पर डिस्क्लोजर वगैरह। या फिर नेक्स्ट क्या होगा? इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियर एंड द अनएम्बिगुअस, तो क्लियर है, कुछ बातें घुमाई वगैरह नहीं गई यहाँ पर। हमको चेक करना है नन ऑफ द अकाउंट्स एंट्री विच नोट गिव ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जो यहाँ पर ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये बातों को ध्यान रखना है, ऐसे आपने इन कीवर्ड को लर्न करना है हमारे। ठीक है, आपने इसको एग्जाम में लिख के आना है लर्न करके हमारी मेमोरी टेक्निक से। तो आपको ऐसी मेमोरी टेक्निक हर एक क्वेश्चन के लिए मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट, जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे
और जो देखो आपको एग्जाम में क्या पूरी लाइन एचटीज लिख के आनी है, नहीं, जो हमारे कीवर्ड है ओमिटेड हो गया, जो हमने ब्लू किए गए हैं, इनको आपने एचटीज लर्न करना है, ये आपके आंसर में होने चाहिए। जो हमारे ब्लू वर्ड है इसको हम कीवर्ड बोलेंगे, ये हमारा मेमोरी टेक्निक के लिए हो गया, और हमारे ब्लू वर्ड्स क्या हो गए, जो आपके कीवर्ड हैं, ये आपके आंसर में होने ही चाहिए। बिल्कुल एचटीज रटना पॉसिबल नहीं होता कि आप सोचेंगे हम बिल्कुल एचटीज वर्ड टू वर्ड क्राइम कर लेंगे, नहीं, लेकिन जो ब्लू वर्ड किए गए हैं उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, तो आपके एग्जाम में होने ही चाहिए। अगर कोई हेडिंग वगैरह है तो अब आपने एचटीज लिखनी है, अंदर वाले वर्ड खाली आप कीवर्ड लर्न कर सकते हैं, बाकी खुद की लैंग्वेज लिख सकते हैं। लेकिन जो इसमें हेडिंग तो है नहीं, यहाँ पर एज ए लाइन वगैरह है, इसलिए जो कीवर्ड है वो आपने एचटीज वो वर्ड आपके आंसर में होने ही चाहिए। ओके, वो सारा काम मैंने किया हुआ, आपने आइडेंटिफाई नहीं करना। अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल खोलते हैं तो आपको उसमें कीवर्ड हाईलाइटेड नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे सारे आपको हाईलाइटेड मिलेंगे, वो सारा काम आपके लिए मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, चले आगे चलते, इसको आप लर्न कर लोगे। ठीक है जी, ओके, नाउ चलिएगा, आओ ले चले तुम्हें ऑडिट करने के लिए, चलें। ठीक है जी, सो लेट्स अंडरस्टैंड द ऑडिट प्रोसेस। पहले हम लेंगे ओवरव्यू कि ऑडिट के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं यहाँ पर ओवरऑल एट द ग्लांस लेवल। ओके, ओवरऑल लेवल पर देख रहे हैं, फिर हम एक्चुअल में ऑडिट करेंगे। करोगे मेरे साथ? ठीक है जी, करेंगे। सो द ऑडिट प्रोसेस एंड ओवरव्यू, एक्टिविटीज, स्टेजेस थ्रू विच द ऑडिट इज परफॉर्म। तो हमारे यहां पर मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, शादी से पहले सगाई होती है ना, एंगेजमेंट वाली, वो वाली एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहे। यहां पर ऑडिटर और दैट कंपनी जिसकी ऑडिट हो रही है उनकी एंगेजमेंट होती है। अब समझ में आया? ठीक है, पहला होता है ऑडिट एंगेजमेंट। सेकंड क्या होगा? एंगेजमेंट हो गई, एक्सेप्टेंस हो गया यहाँ पे, देन हाँ हो गई, ठीक है, देन प्लानिंग करेंगे, तैयारियां करेंगे, देन क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा, और लास्ट में क्या होगा? मतलब हमने प्लानिंग करी हमारी ऑडिट की, या हमने एक्चुअल में ऑडिट कंडक्ट किया, देन लास्ट में क्या होगा? रिपोर्टिंग दे देंगे, रिपोर्ट बना के दे देंगे। सिंपल स्टेप्स है ना यहाँ पे। तो स्टेज 1 एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस होगा, स्टेज 2 प्लानिंग करेंगे ऑडिट के लिए, जैसे आप एग्जाम के लिए करते हैं। द स्टेज 3 दैट इज द एक्चुअल ऑडिट करेंगे यहाँ पे। द स्टेज 4 यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा ओपिनियन देना है, यहाँ पर हाँ बोलना है या फिर ना बोलना है। ना बोलना तो 3 तरह का बोलना है यहाँ पर, समझ गए ना? तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारी रिपोर्ट इश्यू करते हैं। सो स्टेज 1 क्या होती है? ऑडिट एंगेजमेंट। ऑफर आएगा एंड एक्सेप्टेंस होगी, जैसे शादी का ऑफर आता है ना, एंगेजमेंट का ऑफर आता है, तो वहां से ऑफर आएगा, उसको फिर आप एक्सेप्ट करोगे। नाउ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यूड बाय द एंटिटी। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन इश्यू करता है? एंटिटी इश्यू करती है, जिसकी यहां पे ऑडिट होनी है। लेकिन लेटर ऑफ एंगेजमेंट इट विल बी इश्यूड बाय द ऑडिटर। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो एंगेजमेंट लेटर है ना वो मैनेजमेंट इश्यू करती है, बिल्कुल भी नहीं। सो कौन इश्यू करता है? ऑडिटर इश्यू करता है। तो इसमें खास बात क्या होती है? ये तो आपके पॉइंट करने के लिए होगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। लेकिन जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट होता है दैट यू विल स्टडी इन द एसे 210, तो इसमें खास क्या होता है? इसमें होता है कि क्या हमारी कंडीशन है, जैसे कि जो मैनेजमेंट है वो हमें प्रोवाइड करेगी AU, AAU, ठीक है। ए से क्या होगा? एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो हमें ऑडिट के लिए चाहिए, या फिर हमें कोई चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो प्रोवाइड करेगी। या यू से अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हम किसी पर्सन से बात कर सकते हैं वहां पर, ठीक है जी, तो हमें प्रोवाइड करेगी AU, यहां मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट बनाएगी हमारे उनके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FRF को फॉलो करेगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो हमसे लिखवा के ले लेते हैं, साइन करवा लेते हैं कि आप हमें AAU दोगे, आप हमें AU दोगे, आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे जिसको आप बनाओगे, आप फॉलो करोगे FRF को। FRF कौन सा होगा, ठीक है, हम आप रिपोर्ट देने वाले हैं, तो सारी बातें हम लिखवा के साइन करवा लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। बहुत जरूरी है ना, बाद में मना करते हैं कहीं वो, हम तो कुछ और ही फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट देने वाले हैं, रिपोर्ट का कंटेंट क्या रहने वाला है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन रहता है हमारे एंगेजमेंट लेटर के अंदर, जिसको मैनेजमेंट इश्यू करती है, जिसको मैनेजमेंट इश्यू करती है, नहीं जिसको ऑडिटर इश्यू करता है। मत भूलना एग्जाम के अंदर, यहां लिख लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। एज पर ऐसे 210 प्लानिंग की बात आती है, पक्की हो गई एंगेजमेंट, सगाई पक्की हो गई, ठीक है। अब प्लानिंग की बात आती है, प्लानिंग करनी है, तैयारियां करनी है, प्लानिंग करनी है, तैयारियां करनी है। तो समझेंगे पहले कि क्या चल रहा है वहां पर। तो एंटिटी की ऑडिट करने से पहले, आई रिपीट, एंटिटी की ऑडिट करने से पहले उसको हम समझेंगे तो सही
क्या बिजनेस है उनका, जैसे कि एक बिजनेस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो अलग होगा, एक कंपनी का ऑनलाइन बिजनेस है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सब कुछ हम ऑनलाइन चार्ज करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से डाटा हमारे में ऐड होता है, पेमेंट में कैट हो जाती है, तो कुछ भी फिजिकल नहीं है उसके अंदर, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आईटी थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ओके, सो डिफरेंट आईटी के अंदर डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं, प्रोसेस होती है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एंटी का एनवायरमेंट क्या है, इस एनवायरमेंट और कंट्रोल कौन कौन से हैं। देखो एंटी के अंदर रिस्क तो होगा, इनहरेंट रिस्क बोलते हैं इसके अंदर, कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है, कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, या था सिस्टम में एक गलत कमांड गई, वो ऑटोमेटिक रॉन्ग प्रोसेस करे जा रहा है, तो सारा स्टेटमेंट्स ही गलत हो गए हमारे यहाँ पर। तो हमारा क्या हुआ, इनहरेंट रिस्क हुआ, जिसमें समाया हुआ है। उसको मिटिगेट करने के लिए मैनेजमेंट लगाती है कंट्रोल्स, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। उनको हम चेक करते हैं यहाँ पर, तुम्हारा रहता है एज पर ऐसे 315, या इसको हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, यहाँ पे चेक नहीं बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। देन क्या होगा हमारा, फिर हम प्लानिंग करेंगे। उससे पहले क्या होगा, स्ट्रेटेजी। जैसे आप देखते हैं, सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, स्ट्रेटेजी टू क्लियर द सी इंटर एग्जाम इन फर्स्ट टाइम, स्ट्रेटेजी स्कोर द AIR 1। ओके, तो आप स्ट्रेटेजी देखते हैं कि क्या फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी, कौन कौन चैप्टर कवर करने हैं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कम टाइम में आप मैक्सिमम स्टडी कर पाए, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं। क्या वो प्लान होता है, बिल्कुल भी नहीं, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि आप कैसे क्रैक करोगे इस एग्जाम को, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कौन कौन सा एरिया है, वो आपकी स्ट्रेटेजी होती है। फिर आप प्लान बनाते हैं, जो आपका डे वाइज प्लान होता है, आप बनाते हैं, जैसे डे वाइज आपका वीकली प्लान हो गया आप बोलोगे, या मंथली प्लान, या पूरा जो आपका 6 मंथ का स्टडी पीरियड है, 8 मंथ का स्टडी पीरियड है, आपने पूरे का प्लान कर लिया कि आपने क्या क्या करना है। चलो इसको हमने बोला कि आपने 8 मंथ का प्लान कर लिया, पहले आपने नई स्ट्रेटेजी, चैप्टर कौन कौन से हैं, क्या क्या है, सब कुछ नोट डाउन कर लिया, फिर आपने 8 मंथ का प्लान बना लिया। क्या उससे बात बन जाएगी, क्या उससे काम चल जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? आपको डेली क्या करना है, आपको आज क्या करना है, क्या प्रोग्राम फॉलो करना है, क्या डेली का प्लान फॉलो करना है, दैट इज द ऑडिट प्रोग्राम। आपको एक्चुअल में एक्शन क्या लेना है, दैट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाओगे, वर्क कैलकुलेट करोगे, तो ये कर वो कर, यहां पे एक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी, प्लान, एक्शन, दैट इज द ऑडिट प्रोग्राम। सिंपल हुआ ना, हमने नॉर्मली समझ लिया, आपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो यहाँ पे। तो प्लानिंग भी हो गई, अब बारी आएगी ऑडिट करने की। तो हमने यहाँ पे समझा कि क्या क्या उनके यहाँ पर रिस्क होंगे, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हुए हैं, अब उनको टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। तो मैनेजमेंट के कंट्रोल टेस्ट करेंगे, उनके फाइनेंशियल को चेक करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग करके जो हमारे डाटा निकला है उसको चेक करेंगे, तो परफॉर्म करेंगे हमारे ऑडिट के प्रोसीजर्स को, कलेक्ट करेंगे एविडेंस। व्हाई? बिकॉज जो हमारे को ओपिनियन देना होता है ऑडिट के अंदर, वो हम किसके बेस पे देते हैं, वो हम एविडेंस के बेस पे देते हैं। तो उनको कलेक्ट करेंगे, हम फॉलो करेंगे ये वाले ऐसे की सीरीज को, यू कैन से ऐसे 500 सीरीज को। अब ऐसा नहीं कि ऐसे 500 लेकर 599 तक आपके 100 ऐसे हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं आपको, इसमें कुछ कुछ होंगे, 5 10 7 होंगे, वो आपको पढ़ने हैं, तो आपके सिलेबस में है। और इसको हम बोल सकते हैं ऐसे 500 की सीरीज, देन ऐसे 500 सीरीज एंड ऐसे 700, जो आप इवेल्युएट करोगे आपके एविडेंस को आपने कलेक्ट किया है यहाँ पर, एग्जीक्यूशन हो गया। देन आता है हमारा कंक्लूजन, रिपोर्टिंग, कौन सा ओपिनियन देना है, हाँ बोलना है, ना बोलना है, ना 3 तरह की होगी। सो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जो आपका ऐसे 700 सीरीज में कवर होता है, ऑन द ऑडिट, ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी, फिर बाद में क्या करेंगे, रिपोर्ट को इश्यू कर देंगे, अपने ओपिनियन को इश्यू कर देंगे यहाँ पर। दिस इज एन ओवरव्यू एट द ग्लांस लेवल, एट ओवरऑल लेवल, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एंगेजमेंट होगी, लिखवा के ले लेंगे, आप हमें आउ दोगे, स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, क्या कंटेंट रहने वाला है, एफ आपको फॉलो करना है, आपने बनानी स्टेटमेंट, हम ऑडिट करेंगे। ठीक है जी, एंगेजमेंट होगी, हाँ हो गई, प्लानिंग स्टार्ट करी, पहले क्या होगा, पहले स्ट्रेटजी बनेगी, अंडरस्टैंड किया, स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया एक्शन लेने के लिए, एग्जीक्यूशन होगा, चेकिंग स्टार्ट करेंगे, एविडेंस लेंगे, जिसके बेस हम ओपिनियन को फ्रेम कर पाए। आखिरी में ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी, ओपिनियन को फ्रेम करके रिपोर्ट को दे देंगे, हमारा काम खत्म। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द ऑडिट की जो प्रोसेस रहती है। समझ में आया आपको? बिल्कुल ठीक है जी। अब जैसा मैंने आपको बोला कि आज हम करने वाले हैं रियल ऑडिट, हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलेगा। तो मैंने एग्जांपल लिया है, क्लास नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे आपके ऐप के अंदर, जो भी आप ले रहे हैं, ऐप पेन जो भी आपको यूज कर रहे हैं, जो भी आपने बाई किया, आपको उसमें मिल जाएगा ये सारी चीजें, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, अगर आप लिखना चाहें, आप लिख भी सकते हैं, बाद में अपनी क्लास में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, आप इनका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या लिख भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा, आपकी इच्छा।
ठीक है, चलेगा। हम बात कर रहे हैं कि हमको ऑडिट करना है। मैंने आपको बोला कि हम ऑडिट करने वाले हैं, रियल ऑडिट करने वाले हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूं ऑडिट की जर्नी पे। तो चलिए हम ऑडिट करते हैं। क्या हम सब कुछ चेक कर लेंगे? हम करने जा रहे हैं ऑडिट? बिल्कुल भी नहीं। हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं। हमको लेना है रीजनेबल एश्योरेंस, दैट इज अबाउट 90 to 95%, नॉट एब्सोल्यूट। तो हमको करना है सैंपलिंग। हम सैंपलिंग क्यों करते हैं? वाई नॉट 100% ऑडिट? ऑडिट करने से पहले क्वेश्चन यही आना चाहिए, हमको सब कुछ चेक नहीं करना है, हमको सैंपलिंग करनी है। वाई नॉट 100% ऑडिट? वाई नॉट 100% ऑडिट? देखिएगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो काफी बहुत सारी है। परचेज, सेल, आप जाके देखिए, लाइंस के आप निकाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत ट्रांजैक्शन है, भरी पड़ी है। कितने चेक कर लोगे? किस के बिल चेक करने बैठोगे? फिर तो एक ही कंपनी की ऑडिट भी होने मुश्किल हो जाएगी। फिर तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम एंड कॉस्ट है, टाइम भी लिमिटेड है, और कंपनी कितना पैसा दे देगी आपको ऑडिट करने के लिए वो भी लिमिटेड है, कितने बंदे हम काम पे लगाएंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज है। और द कोल्यूजन अमंग द मैनेजमेंट मींस सारे मिले हुए हैं, वो आपको कंप्लीट डेटा प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो आप कैसे 100% चेक कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। हाइलाइटर को यूज करते हैं, चलिएगा। सो दैट्स व्हाई ए ऑडिटर अप्लाई द सैंपलिंग। इसकी वजह से हम यहां पे सैंपलिंग को करते हैं। बात समझ में आती है सर? ठीक है, हमको सब कुछ चेक नहीं करना है, हमको सैंपलिंग करनी है। ये बात आपके माइंड में पहले फिक्स होनी चाहिए। ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले हमको सब कुछ चेक नहीं करना है, हमको सैंपलिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट द ऑडिट? हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सर करें कहां से स्टार्ट करें? तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं परचेज का, हम ऑडिट कर रहे हैं परचेज का। तो हमने उसके इनवॉइस लेने होंगे। इनवॉइस आ गए, डेटा आ गया, लेजर वगैरह आ गए उसके। तो खाली उसकी सैंपलिंग कर दें? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप भी पूछिए अपने आप से। आप क्वेश्चनिंग कीजिए तो आपका माइंड ओपन होगा। सब कुछ हम समझ लेंगे क्लास में, डोंट वरी फॉर दैट। आपको मैं बता के चलूंगा, आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे मैं, सब कुछ हम समझेंगे, आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप साथ साथ क्वेश्चनिंग कीजिए मेरे साथ साथ कि इनवॉइस आ गए, लेजर वगैरह आ गए परचेज की, उसमें आप सैंपलिंग कर लोगे। किस बेस पे आप चूज करोगे? ओके, किस बेस पे आप चूज करोगे? कोई बेस तो होना चाहिए ना कि कौन से इसमें आपके इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। खाली आप तुक्के तो निकाल नहीं सकते। फिर वो क्या आपकी सैंपलिंग होगी उसमें से, कैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे एंटायर डाटा को, और क्या कैसे आप उसमें इंपॉर्टेंट को निकाल पाओगे जो आपके लिए रियल में रेलिवेंट है। कुछ बेस चाहिए। तो हम सैंपलिंग करते कैसे? इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड वगैरह आपके गिवन है, और हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह का। तो सॉफ्टवेयर में खाली क्या हम वो जो हमारी ट्रांजेक्शन डाल देंगे, जो हमारी इनवॉइस वगैरह है, जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, क्या खाली उसमें से वो सिलेक्ट होकर आ जाएगी कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। कोई बेस तो चाहिए ना, कोई ग्राउंड तो चाहिए जिसके बेस पे वो निकालेगा सॉफ्टवेयर। तो हमें चाहिए मटेरियलिटी। ओके, ऐसा नहीं है कि 5,000 वाली इनवॉइस निकाल रहा है जो हमारे लिए मटेरियल नहीं है, जो हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। हमारे लिए इनवॉइस कौन से रेलिवेंट होंगे? जो हमारे लिए मटेरियल है। ओके, एक मिसस्टेटमेंट होती है, एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है। हमारे लिए कौन सी एलिमेंट होती है? ऑडिटर मटेरियल होती है वाली, वो रेलिवेंट होती है। सारी मिसस्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होती है, ओनली मटेरियल वाली, ओनली मटेरियल वाली। तो मटेरियलिटी हमको चूज करनी पड़ेगी। जो हमने अज्यूम कर ली यहाँ पे 10 CR की, 10 CR के ऊपर वाली इनवॉइस जो होंगे वो हमारे लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर दुकान से हम लाइंस का ऑडिट कर रहे हैं, यहाँ पे और भी आप ITC का लगा लो, जो भी आप इसका लगा सकते हो। तो ऐसे 320 के कोडिंग हम करते हैं यहाँ पे मटेरियलिटी, जो आपका पहला स्टेप रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इनवॉइस तो जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, साथ में क्या जाएगा? मटेरियलिटी जाएगी। और क्या जाएगा? रिस्क। कहां रिस्क है जो हमने देखा ना यहाँ पे ऊपर। हमको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटी की, कि IT वाला बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कि हाँ यहाँ पर रिस्क हो सकता है। तो दो तरीके से हम पता लगा सकते हैं। एक तो कंपनी का इंडस्ट्री कौन सी है, ऑनलाइन सेलिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, सर्विस वाली में है। तो हर बिजनेस के अपने अपने रिस्क होते हैं जो उसमें इनहेरेंट होते हैं, जिस वजह से उनका जो फाइनेंशियल है वो इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, उसको चेक कर लेंगे क्या रह सकता है यहाँ पर।
या फिर हमारे कुछ परचेज स्पेसिफिक होंगे यहाँ पर कि पहले का एक्सपीरियंस क्या रहा है, पहले हमने ऑडिट करी तो पहले कहाँ गड़बड़ मिली थी, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, कम है, कितने लेवल के हैं, कैरेक्टर्स क्या कौन कौन है, यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है पास्ट का, उसको बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल की वो हाई है यहाँ पर, ठीक है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। और इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रिस्क जो बिजनेस में समाया हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल वगैरह है वो इंपैक्ट हो सकते हैं, उसमें गड़बड़ी मिल सकती है, जो रिस्क समाया हुआ है। अब इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम बात कर रहे हैं, देखो हमको सैंपलिंग करनी है, सब कुछ चेक नहीं करना है, क्या करनी है, सैंपलिंग करनी है। तो सॉफ्टवेयर हम डालेंगे हमारे जो हमारे ट्रांजेक्शन वगैरह है, बट कुछ बेस तो चाहिए ना, मेटेरियलिटी डाल दी, अब डाल रहे हैं रिस्क जो हमारा होगा इनहेरेंट रिस्क। नाउ इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, इस रिस्क को दूर करने के लिए जो उसमें समाया हुआ है, उस रिस्क को दूर करने के लिए मैनेजमेंट लगाती है कंट्रोल। जस्ट लाइक मैक्रो चेकर एक वर्क करेगा, दूसरे को चेक करेगा, या फिर क्या करते हैं कई बार कि ऐसे कोई एसेट वगैरह है उसका कंट्रोल एंड उसके रिकॉर्ड का कंट्रोल सेम पर्सन को नहीं देते हैं, रिकॉर्ड कोई और संभालेगा और एक्चुअल एसेट को कोई और संभालेगा। अगर रिकॉर्ड और एसेट एक पर्सन के हाथ में है तो वहां पर फ्रॉड का रिस्क रहता है, ठीक है जी। तो हमारे कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, या फिर किसी पर्सन को लगा लो 6 महीने बाद उसको काम से छुट्टी मिल जाती है, उसको उसकी सीट पर कोई और वर्क करता है ताकि वो देख पाए कि उसने क्या क्या रायता फैलाया हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे हमारे बहुत सारे कंट्रोल लगाए जाते हैं, जैसे कि वो ट्रांजेक्शन है, कोई परचेज करनी है तो 5 लाख तक की ये पर्सन ये कर पाएगा, 5 ऊपर की चाहिए तो इसकी अप्रूवल चाहिए, उससे ऊपर की चाहिए तो उसकी अप्रूवल चाहिए। तो ऐसे हमारे बहुत सारे कंट्रोल लगाए जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी वगैरह ना हो यहाँ पर, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो यहाँ पर। तो इनहेरेंट रिस्क को दूर करने के लिए, जो उसमें रिस्क समाया हुआ बिजनेस के अंदर, उसको दूर करने के हम लगाते हैं कंट्रोल। कंट्रोल को हम पहले समझेंगे, ठीक है, साथ में क्या जाएगा, कंट्रोल रिस्क भी जाएगा। अब कंट्रोल रिस्क क्या होता है, पहले हम कंट्रोल को समझेंगे, फिर चेक करेंगे कंट्रोल में कहां कहां गड़बड़ है। कंट्रोल रिस्क का मतलब यह होता है कि जो मैनेजमेंट के कंट्रोल हैं वो हमारे इनहेरेंट रिस्क को दूर करने में फेल हो जाएंगे। मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया कि ये बनाएगा, ये चेक करेगा, ये पर्सन के पास एसेट रहेगी, इसके पर्सन के पास एसेट उसके रिकॉर्ड रहेंगे, लेकिन वो कंट्रोल फेल हो रहे हैं। अगर वो कंट्रोल फेल हो रहे हैं, इस रिस्क को दूर करने के जो कंट्रोल लगाए हैं वो कंट्रोल फेल हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। तो उसमें हमारा कंट्रोल रिस्क भी जाएगा, क्या जाएगा, ट्रांजैक्शन जाएगी, मटेरियलिटी जाएगी, इनहेरेंट रिस्क जाएगा एंड द कंट्रोल रिस्क। जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए थे, जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाए थे, उस रिस्क को दूर करने के लिए, इनहेरेंट रिस्क को दूर करने के लिए वो उसके लिए फेल हो रहे हैं, दैट इज द कंट्रोल रिस्क। तो ये 4 चीज आने वाली है। तो पहले कंट्रोल को हम चेक कैसे करेंगे, पहले समझ तो लेना ये एक कंपनी में परचेज कैसे होती है, प्रोसेस क्या रहती है। तो पहले हम करेंगे वॉक थ्रू, उसके लिए नेक्स्ट आएगा वॉक थ्रू करने के लिए। द नेक्स्ट स्टेप इज द वॉक थ्रू प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल रिस्क बिफोर चेकिंग द कंट्रोल। इसको हम कब करते हैं, कंट्रोल्स को चेक करने से पहले जो मैनेजमेंट ने लगाए हैं, ताकि जो हमारा इनहेरेंट रिस्क है उसको दूर कर पाए, ठीक है जी। नाउ सो द प्रोसेस फॉर द परचेज कैन बी लाइक दिस। तो हम वॉक थ्रू कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि परचेज कैसे होती है, अभी समझ पाएंगे ना कि क्या प्रोसेस है, कहां रिस्क है और कहां मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हुए हैं। क्या प्रोसेस है, हम वॉक थ्रू कर रहे हैं ना जानने के लिए क्या प्रोसेस है, कहां का रिस्क है और कहां का मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हुए हैं। फिर टेस्टिंग करेंगे कंट्रोल की, वहां से निकल के आएगा कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, मटेरियलिटी और इनवॉइस, वो जाएंगे सॉफ्टवेयर में से, फिर सैंपल निकल के आएंगे, फिर हम उसकी चेकिंग करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है जी। तो मैं बस उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि परचेज कैसे होती है। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट है, उनको एक ऑफिस की चेयर चाहिए, ऑफिस में चेयर चाहिए होती है, वो बाय करनी है। जो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है वो अप्रूव कर सकता है 1 लाख तक के बिल्स, इतनी वैल्यू की चेयर बाय कर सकता है, लेकिन उससे ऊपर का चाहिए अप टू 5 लाख तो चाहिए फाइनेंस हेड की अप्रूवल, उससे ऊपर का चाहिए तो चाहिए सीएफओ की अप्रूवल। दीज आर द कंट्रोल वहां पे लगाए गए। आप समझ रहे हैं कि क्या प्रोसेस होती है। तो ये आपको देखा कि वहां कंट्रोल लगाए हुए हैं, अच्छे लगाए हुए हैं कंट्रोल, ठीक है। फिर वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर कोटेशन आता है, यहाँ पर डिफरेंट वेंडर से कोटेशन आएगा कि हम इतने की दे रहे हैं, हम इतने की दे रहे हैं, हम इतने की दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी है। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे कि किसका लेस प्राइस है, बेटर प्राइस है और बेटर क्वालिटी मिल रही है। फिर हम एग्रीमेंट कर लेंगे एक को चूज करके, फिर डिलीवरी होगी, फिर उसका क्वालिटी चेक होगा। इसको आप अज्यूम कीजिए कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो आप एंजॉय करके स्टडी कर पाओगे।
वो फिर एक्चुअल में वो डिलीवरी हो रही है, फिर वो सामान आया गाड़ी पर, फिर उसके बाद में हम क्वालिटी चेक करें कि प्रॉपर आया नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं टूटी हुई कुर्सी आ गई यहाँ पर, परचेज कुछ और किया था एक्चुअल में कुछ और आ गया, ऐसा तो नहीं हो गया। तो सबको चेक करना होता है बाद में, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, इसको हम गो थ्रू कर रहे हैं, इसको हम वॉक थ्रू कर रहे हैं, इसको हम वेरीफाई करें कि क्या क्या प्रोसेस रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रोसेस क्या है, फिर देखेंगे रिस्क कहाँ पे है और कहाँ कंट्रोल लगाएंगे, और आखिरी में क्या होगा, ओके क्वालिटी चेक हो गई। देन हम इसकी एंट्री पास करते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है यहाँ पर। प्रोसेस को समझना हमने यहाँ पे, देखो जी ये प्रोसेस थी, ये हमारी प्रोसेस है। रिस्क क्या हो सकते हैं, दिस कैन बी परचेज मेड फ्रॉम ए रिलेटिव पर्सन एंड परचेज कैन बी मेड फॉर द हाई प्राइजेस, रिस्क हो सकते हैं यहाँ पर। कंट्रोल क्या हो सकते हैं यहाँ पर, ये प्रोसेस हुई, ये रिस्क हुई, और कंट्रोल कर सकते हैं ईयरली वैल्यूएशन करें बार बार उसका हम कि प्रॉपर वेंडर है कि नहीं है, या जो आपके आरपीडी होते हैं क्रेडिट पार्टी डिस्क्लोजर, वो सभी को यहाँ पे करना हो, इसके हम रिक्वायरमेंट डाल दें कि सारे जो परचेज में इन्वॉल्व है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ, दैट कैन बी कंट्रोल्स। तो हमने समझ लिया पूरा। तो क्या हमें निकाल पाएंगे इससे हम कंट्रोल रिस्क, हमको चेकिंग करनी पड़ेगी कंट्रोल्स की। तो हमने वॉक थ्रू से क्या किया, प्रोसेस को समझा, रिस्क को समझा, और कंट्रोल कहां कहां लगाएगा उसको समझ लिया, इसलिए ताकि हम कंट्रोल रिस्क निकाल पाए कि कहां का हमारे कंट्रोल फेल हो सकते हैं। हमने कंट्रोल रिस्क निकाला नहीं है, हमने समझा है यहां पर रिस्क कहां हो सकता है, प्रोसेस को समझा है यहां पर, आप बोल सकते हैं। नाउ सो स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द ऑडिट ऑफ द परचेज, जो हमने एग्जांपल लिया परचेज का करें, दैट कैन बी फॉर द सेल्स लायबिलिटी, ऐसा आप किसका भी कर सकते हैं, हम परचेज की बात लेकर चल रहे हैं। हमने चेज बाय करी है, हमको चाहिए होंगे इनवॉइस, डेटा जो होगा लेजर आप बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन, सर हमें चाहिए होंगे, मिल जाएंगे। खाली से बात बन जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, मटेरियलिटी चाहिए होगी, निकाल लेंगे जी, ठीक है। रिस्क चाहिए होगा, रिस्क कौन चाहिए, एक हमें चाहिए इनहेरेंट रिस्क, जो उसमें समाया हुआ है, उस बेस में समाया हुआ है। किसके बेस पे निकाल लेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे निकाल लेंगे, जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि हाई है, मटेरियलिटी 10 का सीआर की है और रिस्क हमारा हाई है। कंट्रोल रिस्क निकालेंगे, क्या डायरेक्टली कंट्रोल रिस्क निकाल लेंगे, नहीं, पहले समझे तो ले यहाँ पे कि प्रोसेस कैसे होती है, परचेज कैसे होता है, कैसे हमारी कोई एसेट आती है, क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम उसको वॉक थ्रू करेंगे, तो हम प्रोसेस समझेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क कहाँ कहाँ पर है और क्या क्या कंट्रोल लगाए गए हैं टू मिटिगेट दैट अबव रिस्क। वॉक थ्रू कर लिया, अब निकालेंगे कंट्रोल रिस्क, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर्स। तो इसको हम सैंपल बेस पे चेक करने वाले हैं। तो इसमें हमको चेक करना होता है अजर्शंस को, इसको हम बोलते हैं अजर्शंस। क्या बोलते हैं, अजर्शंस। ठीक है, ये क्या होती है, दैट मीन्स दावा करना, दैट मीन्स दावा करना, मैनेजमेंट दावा कर रही है, मैनेजमेंट दावा कर रही है इन बातों का कि जो हमारे कंट्रोल है हमने प्रॉपर्ली डिजाइन करें। यहां पे हमारे क्या अजर्शन है, डॉट, DOT डॉट, कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिजाइन है यहां पर, ठीक है, इफेक्टिव है यहां पर, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है यहां पर, और द थ्रू आउट द ईयर है, वो पूरा साल चल रहे हैं। हमें इन तीनों को चेक करना है। ये हमारी क्या है, अजर्शन है, मैनेजमेंट के दावे हैं। वो कहती है हे सीए, हे ऑडिटर, आओ आओ और चेक करो, हमारे इन दावों को चेक करो। ये हमारे दावे हैं कि वहां पे डॉट है, ताकि हम अकाउंट्स की नहीं कर रहे हैं, परचेज की नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल चेकिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोल की हमारी अजर्शंस क्या है, दावे क्या है मैनेजमेंट के, दैट इज डॉट, दैट इज डॉट, डिजाइन प्रॉपर्ली है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, और द थ्रू ऑफ द ईयर है, कंटिन्यू है पूरे साल के लिए। इसमें अगर कमी मिलेगी तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल रिस्क आ जाएगा यहां से, ठीक है। हमने कंट्रोल रिस्क निकाला, आप अज्यूम कर सकते हैं वो हमारा लो निकला कि अच्छे कंट्रोल थे, कोई भी दिक्कत नहीं मिली यहां पर। तो लो ये हाई इनहेरेंट रिस्क। सो कंट्रोल का मीनिंग क्या होगा, कंट्रोल रिस्क का कि जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हैं इनहेरेंट रिस्क को दूर करने के लिए, वो कंट्रोल फेल हो जाएंगे, दैट इज द कंट्रोल रिस्क, ठीक है। मटेरियलिटी गई, इनहेरेंट रिस्क गया, कंट्रोल रिस्क गया, प्लस द वो डाटा गया सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उससे क्या आया, सैंपल आ गया, उसका बेस मिला, ये चार चीजें गई, वी गेट द सैंपल्स। नाउ चेक द अजर्शंस। ये दावे किसके लिए हैं, ये दावे हमारे कंट्रोल्स के लिए हैं जो मैनेजमेंट ने किए थे, लेकिन जो हमारे हम ऑडिट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके लिए मैनेजमेंट के दावे कौन कौन से, दैट इज द सीवोप। मैनेजमेंट अजर्ट कर रही है, मैनेजमेंट दावा कर रही है, कहती है हे ऑडिटर आओ, हिम्मत चेक करो कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाए हैं वो कंप्लीट हैं,
सारी एंट्री कवर कर रखी है हमने सारी एंट्री कवर कर, हमने कोई भी नहीं बोले, कोई एक्स्ट्रा नहीं डाली। जो हमें दिखाया कि मशीन है तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, क्या हमें ऐसे नहीं कि झूठा मशीन दिखा दिया और एक्चुअल में हमारी फैक्ट्री मशीन पड़ी नहीं है। ओक्यूरेंस जो हमने परचेज करी है, जो हमने सेल करी है, वो एक्चुअल में हुई है यहाँ पे। ओके, आओ इन्हें वेरीफाई करो, आओ इन्हें चेक करो। तो हमको क्या चेक करना है? हमको सिवोप चेक करना है, जो मैनेजमेंट ने दावा की है यहाँ पर। एक्यूरेसी, कैलकुलेशन ठीक है, वैल्यूएशन प्रॉपर है यहाँ पर आपके। ऑब्लिगेशन जो हमारे कैटर वगैरह हमारी ऑब्लिगेशन है वो प्रॉपर है। जो हमारे राइट है, जो हमारे डेटर है, हमारे राइट्स है यहाँ पर। जो प्रेजेंटेशन किया गया है, पीपी हो गया आपका, डेटर वगैरह का हो गया, जो हम बैलेंस शीट में करते हैं वो प्रॉपर किया गया है एंड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी किया गया है। तो मैनेजमेंट के दावे हैं, इसको हम बोलते हैं सिवोप। हमको चेक करना है सिवोप, तो हमें सैंपल में चेक करना है सिवोप यहाँ पे कि मैनेजमेंट के दावे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। हमें बुला रही है मैनेजमेंट, हमें आवाज मार के बुला रही है मैनेजमेंट, तो हम जरूर जाएंगे चेक करने के लिए। समझ में आया आपको? तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक रिस्क आया, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। इसको थोड़ा आप सीरियसली मत लीजिएगा, इसके आगे क्वेश्चन आएगा, हम बाद में करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में आया मे बी। तो ऑडिट रिस्क क्या होता है? आई थिंक 4 चैप्टर में कवर है इसके बारे में डिटेल में, लेकिन ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में डाल देंगे इसको, देखते हैं। तो हमने निकाला इनहेरेंट रिस्क, जो आपके बिजनेस में समाया हुआ है। जैसे बिजनेस ऑनलाइन है, आपको एग्जांपल दिया मैंने, तो उसमें क्या सिस्टम में एक बार कोई कमांड गलत हुई तो ऑटोमेटिक साइड एक्शन गलत हो जा रही है। तो हमारा इनहेरेंट रिस्क है वहां का। कंट्रोल रिस्क, उस इनहेरेंट रिस्क को दूर करने के लिए मैनेजमेंट ने लगाए कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल हो जाते हैं फेल, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। इन दोनों को हम इनटू में करते तो हमारा बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आपका जो रिस्क है वो हाई होगा, ओके जस्ट सुन लीजिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, हम आपको समझ में आएगी रोमम क्या होता है, आपको इसलिए बता रहा हूं। दोनों को इनटू करते हैं, रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल लगाए, कंट्रोल फेल हो जाएंगे, दैट इज कंट्रोल रिस्क। सो आई इंटू सी आर क्या बन जाएगा? रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है। जब ये रिस्क हाई होगा तो हम क्या करेंगे? अगर रिस्क हाई होगा तो हम क्या करेंगे? हम ज्यादा चेकिंग करेंगे, जिससे हमारा डिटेक्शन रिस्क है वो कम हो जाएगा, वो हमारा कम हो जाएगा। हम ओवर चेकिंग करेंगे, हम सैंपल फालतू लेंगे इसके लिए। अगर हमारा रिस्क हाई होगा तो हमारा चेकिंग का रिस्क है वो कम हो जाएगा, हम सब कुछ चेक कर रहे हैं, हम बहुत सारे सैंपल चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा क्या निकल के आएगा? ऑडिट रिस्क, IR CR इंटू दैट बिकम द रोमम इंटू में डिटेक्शन रिस्क, जो लो रहेगा। अगर हमारा रोमम लेस है, हमारा रिस्क काफी कम है, इनहेरेंट रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम कम चेकिंग करेंगे, जो हमारे सैंपल निकल के आएंगे वो काफी कम निकल के आएंगे, हम कम चेकिंग करेंगे यहाँ पर, जिससे हमारा क्या है? डिटेक्शन रिस्क है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम कम चेकिंग कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो ऑडिट रिस्क है वो हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो जो हमारा रोमम है और जो हमारा डिटेक्शन रिस्क है, इसमें होता है इनवर्स रिलेशन, उल्टा। अगर ये कम है तो बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा, ऐसा होता है। इतना समझ में आया तो बहुत है, बाकी फालतू दिमाग मत लगाइएगा। इसको आगे हम क्वेश्चन भी आएगा कि ये इंटू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर कोई अमाउंट डालेंगे, क्या करेंगे, तो आगे आपका क्वेश्चन कवर होने वाला है यहाँ पर, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है जी, ठीक है। चलिए हमारी बुक में पढ़ लेते हैं कि ये तो आपकी एक्स्ट्रा शीट होगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा बहुत जो आपको रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए वो आपकी बुक में कवर है। भी सारे आपको नोट्स मिल जाने वाले हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज प्रिंट करवा लीजिएगा, टाइम सेव होगा आपका। आ जाइए बुक में, आ जाइए यहाँ पे। ठीक है जी, यहां देख लेते हैं। तो स्टेप्स आपने कौन कौन से फॉलो करने हैं फॉर द रेफर द क्लास नोट्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो हमने अभी देखा है वाला। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि समझ तो आए ऑडिट पर कैसे करता है। तो अभी हम जो करने वाले हैं दैट मीन्स हमने सब कुछ देख लिया, बस क्या रह गई यहाँ पर? फॉर्मेलिटी बच जाएगी सिलेबस को कवर करने की। तो आपका ऑडिट था, हमने सब कुछ समझ लिया क्लास के अंदर। ठीक है जी, और आपको ऐसे बुक में कोई नहीं मिलने वाला, आपको कोई फैकल्टी नहीं करवाने वाला, जो आपको मैं करवा रहा हूँ अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने इसको ड्राफ्ट किया है, डिजाइन किया है, इसको हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हमको क्या चाहिए? हमको मटेरियलिटी चाहिए होगा यहाँ पर, फिर हमें चाहिए होगा इनहेरेंट रिस्क, फिर हमें चाहिए होगा कंट्रोल रिस्क। पहले क्या करेंगे? पहले हम वॉक थ्रू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। प्रोसेस क्या है? परचेज का एग्जांपल लीजिएगा, रिस्क कहां कहां पर है, कंट्रोल कौन कौन से लगाए गए हैं यहाँ पर, उसके लिए क्या कंट्रोल को चेक कर रहे हैं? नहीं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करें। द वर्ड अंडरस्टैंडिंग इज यूज्ड है, द वर्ड अंडरस्टैंडिंग इज यूज्ड है। तो इसको हम बोलते हैं, आपकी जो बुक की लैंग्वेज है, हम अगर बुक में जाए, अपने खुद की वर्डिंग में जाए, तो हम बोलेंगे रैप। पहले मटेरियलिटी निकालनी, इन दोनों को हम बोलते हैं रैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रैप।
मैं एक बार ऑरेंज पेन लेता हूं, उसको हम बोलते हैं रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ताकि हम अपना रोमम निकाल पाए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज द इनहेरेंट रिस्क इनटू द कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल हम बाद में चेक करेंगे, हम यहाँ पे हम खाली उसका वॉक थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि हम इसका रोमम निकाल पाए। इसको बोलेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इसको हम स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी में क्या आएगा, बी में हमारे 4th और 5th स्टेप आएंगे, दैट इज द टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, इसको हम कंप्लायंस प्रोसीजर भी बोलते हैं। यह हम चेक करेंगे, यह हम टेस्ट करेंगे डॉट को, जो हमारी अजम्पशंस हैं, मैनेजमेंट के दावे हैं कि वो डिजाइन प्रॉपर्ली है, एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है और थ्रू आउट द ईयर है, कंटिन्यू है, यहाँ पर मैनेजमेंट दावे कर रही है, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल इज निकल आएगा। तो हमने सैंपल डाले, सैंपल निकल गया है, हमको क्या करनी होगी, चेकिंग करनी होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रैप, और जो बाकी इनको हम क्या बोलते हैं, अदर फर्दर प्रोसीजर्स बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन द रिस्क आइडेंटिफाइड टू द रैप, हम डिजाइन करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स, दैट इज फॉर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल और द सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या आएगा, हम करेंगे टीओडी और द एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टीओडी क्या होता है, हम करेंगे वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन, हम करेंगे वॉच, हम उसके बिल चेक कर लेंगे या फिर हम अकाउंट बैलेंस को मैच कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम करेंगे टीओडी, यहाँ पर उन बिल्स की जो हमारे सैंपल है उनकी चेकिंग करेंगे, वॉचिंग कर लेंगे, इनवॉइस से मैच कर लेंगे, उनके बिल लेकर आओ, ये लेकर आओ, ट्रांजेक्शन मैच करेंगे, लेजर से मैच कर लेंगे, बैलेंस मैच कर लेंगे, दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो इसमें ये हम करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हम उनके बैलेंस को देख ही नहीं रहे हैं, हम दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, 50 एम्प्लॉय हैं, एवरेज सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपया पर मंथ, इंटू में 1 लाख कर दिया, जो अमाउंट ये वाली आ गई, इसको अकाउंट में चेक कर लो कि कितनी दिखा रही है उन्होंने यहाँ पे सैलरी, इसके आसपास तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे गड़बड़ है। तो हमने अपना माइंड का यूज किया, हमने जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एंड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन दोनों को यूज किया, दिमाग दौड़ाया, उसके अकॉर्डिंग माइंड में कैलकुलेशन की, उनको क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से कि वहां पे कितना बैलेंस आ रहा है। इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपने देखा होगा जैसे कि वो होता है ना साइंटिस्ट, वो केमिकल मिला रहा होता है, उसमें ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, वैसे हम ऐसे केमिकल मिला रहे हैं, हमारे दिमाग में केमिकल मिला रहे हैं यहाँ पर। वो केमिकल एनालाइज कर रहे हैं कि इतने एम्प्लॉयज हैं, इतनी सैलरी, एवरेज सैलरी है, तो एस्टिमेटेड इतनी सैलरी इनके अकाउंट में आ रही होनी चाहिए, हमने दिमाग दौड़ाया, उसको वेरीफाई कर लिया यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर उनकी सैलरी चेक करने की नीड नहीं है कि सैलरी एक्चुअल में क्रेडिट हुई नहीं हुई, कितने एम्प्लॉय को पेड की गई नहीं की गई, कितने एम्प्लॉय हैं, कैलकुलेट किया दिमाग में, ऐसे कैलकुलेट किया, अकाउंट में वेरीफाई कर लिया कि एक्चुअली आसपास इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, टाइम सेव होता है काफी हमारा, अच्छा रहता है बात। और या फिर हमने ये भी कर लिया, बाकी हमारा दिमाग भी दौड़ा लिया, तो इससे हमारा पक्का हो गया कि उसमें से कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, ठीक है। और हमको चेक क्या करना है, मैनेजमेंट के दावों को चेक करना, दैट इज वो कंप्लीट है, एग्जिस्ट है, करता है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ऑब्लिगेशन एंड द राइट्स, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये स्टेप हमको फॉलो करने होंगे ईच कैप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परचेज, सेल, एसेट, लायबिलिटी, सभी के लिए करने होते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको? तो जो हमारा चैप्टर नंबर 00 है, हमारा बेसिक वाला, वो यहाँ पे होता है एंड। ओके, इसमें खाली आपको जो लर्न करना है, आपने खाली ये क्वेश्चन लर्न करना है, बाकी आपको लर्न करने की नीड नहीं है, खाली आप समझ लीजिएगा, दैट इज इनफ। जो आपको लर्न करने का पार्ट होगा एग्जाम के लिए, आपको मिल जाएगी मेमो टेक्निक, मतलब कुछ क्लास में लर्न करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स, सब सारे एमसीक्यू, सब कुछ क्लास में ही करने वाले हैं। ओके, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़िएगा, बस एंजॉय कीजिए, आराम से बैठिए और लेक्चर को देखिए और मस्त पढ़िए और अच्छे से मार्क्स स्कोर करके आइए एग्जाम के। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, गुड बाय दोस्तों।